आज हम यूपीएससी के निबंध पेपर पर चर्चा करेंगे जो 2024 में हुआ था। और इस निबंध पेपर पर चर्चा करने का मकसद यह है कि हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर का थोड़ा एनालिसिस करें। आप दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, उसमें प्रश्न कहाँ से आते हैं, आपको उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसका सबसे अच्छा गाइड होता है उसी पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपरों और क्वेश्चनों से आप समझ सकते हैं कि उस एग्जाम की डिमांड क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके ही आप उस पेपर की नब्ज पकड़ सकते हैं। जब तक आप किसी पेपर की नब्ज नहीं पकड़ेंगे तब तक आप उस पेपर में सफल नहीं हो सकते, है ना। तो किसी भी पेपर में सफल होने के लिए जरूरी है कि हमें उस एग्जाम की नब्ज पकड़ में आए, और उस एग्जाम की नब्ज पकड़ में आने के लिए जरूरी है कि हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें। तो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से बेहतर गाइड आपके लिए कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए आज हम यूपीएससी के इस साल के निबंध के पेपर पर चर्चा करेंगे और उसका कुछ एनालिसिस इस तरह से करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या इस तरह के निबंध पहले भी पूछे गए हैं या फिर ये पेपर बिल्कुल ही नया था। तो हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे ताकि आपकी निबंध पेपर को लेकर एक समझ बेहतर बने और आप आगे से इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। एक अच्छे थे इसमें जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, भविष्य के साम्राज्य, मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। ये सारे टॉपिक्स आए थे, सोशल मीडिया पे भी आया था, चरित्र के निर्माण पे आया, और विचारों की साधारणता पे भी टॉपिक आया है, और गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है, इस तरह का भी टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर में भी इस तरह के टॉपिक आए थे, या ये सारे टॉपिक बिल्कुल नए थे, ताकि हमारी इसको लेके एक समझ बेहतर बने और हम आगे के लिए किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है वो एक समझ बन पाए। तो अगर पहले टॉपिक की बात करें कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं, तो इसमें जंगल सभ्यता और रेगिस्तान, इनका आपस में संबंध एक तरह से पूछा गया है कि सभ्यता से पहले जंगल आते हैं और बाद में कैसे रेगिस्तान आते हैं। तो यहाँ पे यही चीज एक तरह से पूछने का प्रयास किया गया है कि जंगल सभ्यताओं को कैसे पोषित करते हैं, कैसे उनको संसाधन देते हैं, उनको एक तरह से ग्रो करने के लिए, प्रगति करने के लिए वो सारी चीजें मुहैया कराते हैं। लेकिन अगर वही सभ्यताएं उन जंगलों का महत्व नहीं समझेगी, उन जंगलों का दोहन अनियंत्रित तरीके से करेगी, अनसस्टेनेबल तरीके से करेगी, उस सभ्यता का विनाश होना तय है, और उस सभ्यता के विनाश के बाद वहां पे रेगिस्तान आएंगे ही आएंगे। इस तरह से ये टॉपिक पूछा गया है। हाल फिलहाल के अगर पेपर उठा के देखे तो 2022 के निबंध पेपर में एक टॉपिक आया था कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। तो वहां पे आर्थिक समृद्धि और वन या फिर जंगल, है ना, तो आर्थिक समृद्धि और फॉरेस्ट का आपस में संबंध पूछा गया था कि कैसे आर्थिक समृद्धि जंगलों पर निर्भर करती है, कैसे जंगल आर्थिक समृद्धि को पोषित करते हैं। और इस बार सभ्यताओं का जंगलों के साथ संबंध, और अगर सभ्यताएं जंगलों का सही से दोहन नहीं करेंगी, सही से उनका उपयोग नहीं करेगी, संपोषण या सस्टेनेबल तरीके से उनका यूज नहीं करेगी, तो वो कैसे रेगिस्तान में बदल जाएगा। तो आर्थिक समृद्धि की जगह बस सभ्यता एक शब्द आ गया है और बाकी सारी चीजें लगभग समान है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर ने कैसे इस साल के पेपर को इन्फ्लुएंस किया है। टॉपिक में थोड़ा बहुत ही बदलाव हुआ है, और अगर किसी ने वो प्रीवियस ईयर वाला टॉपिक अच्छे से उसका एनालिसिस किया हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस की हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो, तो यहाँ पे निबंध लिखने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे भविष्य का मस्तिष्क के साथ संबंध देख सकते हैं कि भविष्य में कैसे मस्तिष्क यानी कि दिमाग यानी कि चिंतन प्रणाली यानी कि तार्किक क्षमता का कितना महत्व होने वाला है। तो भविष्य में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को भी इससे जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर में इस तरह का टॉपिक आया है या नहीं आया है, इसका एक इस तरह से भी हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि तर्क और भावना का ये जो संबंध है कि भाई तर्क जीवन को तार्किक होना चाहिए या फिर भावना से युक्त होना चाहिए, या दोनों का समावेश होना चाहिए। इस तरह से यूपीएससी ने काफी टॉपिक पूछे हैं पहले भी। जैसे 2018 में पूछा गया था कि अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से निर्देशित होना चाहिए, है ना। तो ज्ञान है वो मस्तिष्क से जुड़ा है, प्रेम है वो हृदय से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है, और अच्छे जीवन में के लिए दोनों चीजें ही जरूरी मानी गई है। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। अगर भावनाओं, इसी तरह से भावनाओं को महत्व देते हुए पहले यूपीएससी ने एक निबंध पूछा था कि कवि संसार के अधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं ना। तो कवियों के ऊपर पूछा था कि कवि कैसे संसार के अधिकृत रूप से मान्य विधायक हैं, यानी कि कवि हैं वो भावनाओं का एक तरह से उपयोग करते हैं, भावनाओं को केंद्र में रखते हैं अपनी कविताओं को कहने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे भावनाओं वाला एस्पेक्ट है वो उसको बल दिया गया था। यहाँ पे भावना और ज्ञान, है ना, हृदय और बुद्धि दोनों को महत्व दिया। यहाँ पे मस्तिष्क को एक तरह से केंद्र में रख के भविष्य के बारे में बात करवाना चाह रहा है यूपीएससी। तो इसमें आपको भावना वाला एस्पेक्ट भी लेके उसके मतलब एक तरह से अगर मस्तिष्क के ही साम्राज्य होंगे तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, उन दुष्परिणामों को रोकने के लिए हमें भावनाओं का महत्व या फिर भावनाओं से संतुलित करने की क्या क्या आवश्यकता है, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। तभी आप एक तरह से
अतिवादी से होने से बच पाओगे इस निबंध में। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी आपसे क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है ना। तो यूपीएससी जिस तरह के ब्यूरोक्रेट चुनना चाह रहा है उनमें संवेदना भी होनी चाहिए और ज्ञान से भी वो भरपूर होने चाहिए। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, एक तरह से बैलेंस यहाँ पे बनाना है। इसका एंटीथेसिस भी है और प्रसन्नता ही मार्ग है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस का कोई पाथ नहीं है ना, हैप्पीनेस स्वयं एक पाथ है, खुद ही एक रास्ता है। ठीक है, तो हैप्पीनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसपे यूपीएससी ने पहले भी निबंध पूछे हैं और आगे भी पूछता रहेगा। तो पहले जिस तरह से यूपीएससी की जीएस के कीवर्ड या जीएस के टॉपिक पे निबंध पूछता था, जैसे स्वास्थ्य पे पूछे है ना, महिलाओं के अधिकारों पे पूछे, कृषि पे पूछे, राष्ट्रवाद पे पूछे, पर्यावरण पे पूछे, तो अब इन सारे टॉपिक पे अब एक या दो ही निबंध आते हैं। लेकिन इस तरह के जो कीवर्ड है जो मानव से जुड़े हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो है ना, या फिर कृतज्ञता हो या क्षमा हो या सत्य हो, इन सारे कीवर्ड पे अब यूपीएससी निबंध आपसे पूछने लगा है। तो अगर हैप्पीनेस पे प्रीवियस ईयर पेपर में देखें तो यूपीएससी ने काफी टॉपिक इस पे पूछे हैं है ना। जैसे एक टॉपिक यूपीएससी ने 2018 में नहीं 2017 में पूछा था कि हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है ना। तो इसमें हर्ष यानी कि जॉय या फिर हैप्पीनेस और कृतज्ञता यानी कि ग्रेटफुलनेस या ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड और जॉय का संबंध यहाँ पे पूछा गया था। तो हैप्पीनेस या फिर हर्ष या फिर जॉय ये कीवर्ड यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सभी मानवों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यूपीएससी आगे भी इसके ऊपर पूछेगा। या फिर 2021 में भी यूपीएससी ने इसी तरह मतलब इसी कीवर्ड को सेंटर में रखते हुए एक और टॉपिक पूछा था, स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज, यानी कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है ना। तो मुस्कुराहट को केंद्र में रखकर यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि दुविधाओं में मुस्कुराहट ही एक तरह से चुनिंदा साधन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हैप्पीनेस का ही संबंध है कि जब व्यक्ति दुविधा में होता है, कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता, तो उस टाइम पे उसके पास स्माइल करने के अलावा और कोई साधन नहीं बचता है ना। तो यहाँ पे भी हैप्पीनेस कोई रास्ता नहीं है, यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको उस रास्ते पे चल के आप हैप्पीनेस तक पहुंचोगे। हैप्पीनेस अपने आप में एक रास्ता है ना, वो कोई लक्ष्य नहीं है कि जहां आपको पहुंचना है। आप जिस लक्ष्य तक या जहां भी जा रहे हैं वो जाने का जो रास्ता है, जो प्रक्रिया है, वही हैप्पीनेस है। तो ये सारी चीज आपसे यूपीएससी पूछना चाह रहा था हैप्पीनेस के बारे में, और प्रीवियस ईयर पेपर में भी इस तरह से आया है। तो आपको हैप्पीनेस टॉपिक पे अपने आप को प्रिपेयर करना है, इसके क्या क्या डायमेंशन बनेंगे, कैसे आप इससे रिलेटेड कोटेशन, इससे रिलेटेड कविताएं, भूमिकाएं, निष्कर्ष आपको प्रिपेयर करनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमें ये कीवर्ड्स पता चलते हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आए कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है, तो इसमें प्रश्न पूछना विज्ञान ये कीवर्ड है। अगर हम इन्हीं कीवर्ड की बात करें तो यूपीएससी ने पहले भी काफी क्वेश्चन पूछे हैं इसके ऊपर। जैसे पूछा गया था कि विवेक सत्य खोज निकालता है, विजडम फाइंड ट्रूथ्स, ये टॉपिक पूछा गया है। अब अगर है ना, विज्ञान एक तरह से तब तक आप विज्ञान में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी सत्य नहीं हो सकते जब तक आप कोई प्रश्न नहीं पूछो। क्वेश्चन पूछना विज्ञान का एक आधार है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, पहले से जो स्थापित सत्य हैं उनके ऊपर डाउट नहीं करोगे, तब तक आप नए सत्य खोज ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सत्य की तलाश विज्ञान में तभी हो सकती है जब आप उसके ऊपर प्रश्न पूछो, डाउट करो, और डाउट करने के बाद उसके सत्यों को खोजो। तो इस तरह के टॉपिक यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं, जैसे विजडम फाइंड ट्रूथ है ना, विवेक सत्य को खोज निकालता है, ये पूछा है। इसके अलावा 2021 में पूछा था व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, शोध क्या है ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात है ना। जब आप डाउट करते हो, जब आप प्रश्न पूछते हो, तो आप ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात के रास्ते पे चल पड़ते हो, और वो रास्ता ही शोध करना है ना। इसी तरह से 2023 में पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि थिंकिंग इज लाइक ए गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। तो ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से लिंक है कि आप जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे, आपके सामने अपोजिट एक टीम नहीं बनेगी या फिर विरोधी पक्ष नहीं आएगा। जब तक विरोधी पक्ष नहीं आएगा तो आप उसके ऊपर चिंतन करना शुरू नहीं करोगे, वो खेल प्रारंभ नहीं होगा और जो आपको सत्य तक लेके जाएगा, विज्ञान में नए खोज करवाएगा है ना। तो प्रश्न पूछना यानी कि आपने विरोधी पक्ष को अपने सामने खड़ा किया और उस विरोधी पक्ष के ऊपर आप जब मंथन करोगे, चिंतन करोगे, तो वो आपको सत्य तक ले जाएगा। तो विज्ञान का आधार यही है कि हम प्रश्न पूछें, उसके ऊपर शोध करें, नए ज्ञान की हमारे अंदर तलाश हो, उसकी जिज्ञासा हो, उसकी भूख हो। तो ये टॉपिक सत्य, विज्ञान, विवेक, ये इनसे रिलेटेड टॉपिक यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं और आगे भी पूछता रहेगा। तो अमूर्त टॉपिक में अब आपको इन कीवर्ड को पकड़ना है और इन कीवर्ड को प्रिपेयर करना है अपने निबंध के पेपर की तैयारी के लिए। अब अगर नेक्स्ट सेक्शन बी पे आए तो सेक्शन बी में सोशल मीडिया के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये टॉपिक थोड़ा जीएस से रिलेटेड है, जो हम डे टू डे लाइफ में भी फेस कर रहे हैं कि युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है। यह टॉपिक निबंध में पूछा है। तो वैसे तो सोशल मीडिया काफी न्यूज में रहता है कि कैसे ये फोमो क्रिएट कर रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण कई सारे युवा कुछ अतिवादी कदम उठाते हैं या फिर वो अवसाद और अकेलेपन में चले जाते हैं। वो सोशल मीडिया पे पीछे नहीं छूटना चाहते। लेकिन इससे रिलेटेड ऐसा ही सोशल मीडिया पे के ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है। तो पहले जब पूछा था, वो पूछा था कि सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। ये 2017 में यूपीएससी ने पूछा था कि सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से स्वार्थपरायण माध्यम है। तो यहाँ पे स्वार्थपरायण माध्यम के बारे में पूछा था कि सोशल मीडिया कैसे एक सेल्फिश, इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम है, जहाँ पे ये युवाओं को या फिर यूजर्स को सेल्फिश बनने के होड़ में ला देता है। और वो इस सेल्फिश बनने की होड़ में जब कोई मिस आउट करेगा या फिर पीछे छूटेगा, तो वो अपने आप को अवसाद में या फिर अकेलेपन में पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पहले जो टॉपिक पूछा गया था 2017 में, उसी का ही हम नेक्स्ट स्टेप
समझ सकते हैं इस टॉपिक को। तो जब प्रीवियस ईयर जो टॉपिक आपसे पूछेगा यूपीएससी, उसका अगला कदम क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड अगला क्या टॉपिक बन सकता है, उस चीज के ऊपर भी आपको मंथन करना है, चिंतन करना है, ऐसे टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करना है, पहले से तैयार रहना है। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं रोजगार वगैरह को लेकर, तो आगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे कुछ अलग डायमेंशन को लेके एक स्टेप आगे बढ़ के यूपीएससी फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको प्रीवियस क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी कि आपको नए उसी टॉपिक को और कैसे बेहतर बना के प्रिपेयर करना है। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आई कि लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान कीजिए करके उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। अगर इसी टॉपिक की बात करें तो व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण की बात यहाँ पे हो रही है कि व्यक्ति का चरित्र कैसे परीक्षण हो सकता है ना, क्या वो प्रतिकूल परिस्थितियों में हो सकता है। उसके लिए तो ये मना ही कर रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति के चरित्र का पता नहीं लगता, उसे जब पावर दे देंगे, जब उसे शक्ति दे देंगे, तब हमें उसका असली चरित्र बाहर आता है। तो ये चीज यहाँ पे पूछना चाह रहा है ये चरित्र के बारे में। तो इसी चीज को अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर से देखें तो जैसे 2018 में एक टॉपिक आया था कि जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता है। तो सिद्धांत और विशेषाधिकार है ना, तो प्रिंसिपल और प्रिविलेज के बारे में क्वेश्चन या टॉपिक यूपीएससी ने पूछा है कि भाई कैसे अगर आप सिद्धांतों को महत्व नहीं दोगे और विशेषाधिकारों को महत्व दोगे तो आप कैसे दोनों से हाथ धो बैठोगे। तो यहाँ भी व्यक्ति के पास जब शक्ति आती है तो व्यक्ति अपने विशेषाधिकारों को महत्व देने लग जाता है और अपने सिद्धांतों को वो भूल जाता है, और जब वो इस तरह से करता है तो उस शक्ति का काफी दुरुपयोग होता है। तो अंततः वो चीज उस व्यक्ति को भी पतन की तरफ ले जाती है और उसके समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और राष्ट्र के लिए भी भयानक परिणाम आते हैं। तो इस तरह के कुछ सिमिलर टॉपिक्स यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं। चरित्र निर्माण है ना, नैतिकता के ऊपर यूपीएससी आगे भी टॉपिक पूछता रहेगा। नैतिकता मूल्यों से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये यूपीएससी के फेवरेट एरिया है, और जब से अमूर्त टॉपिक पूछने लगा है तो ये और भी ज्यादा फेवरेट हो गए हैं। इसी तरह का एक टॉपिक और भी पूछा था यूपीएससी ने कि कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। किसी संस्था का चरित्र है ना, किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है ना, यानी कि उसके लीडर में दिखता है। तो अगर वो या किसी संस्था का अगर कोई लीडर है तो उसके पास पावर है, तो अगर लीडर पावर की पोजीशन में जब बैठा है तो उस व्यक्ति का जो चरित्र होगा वो चरित्र उस संस्था का चरित्र भी बन जाएगा। अगर नेता अच्छा है जो पावर का सदुपयोग करता है, पावर का यूज अपने संवेदनाओं के साथ दूसरों की भलाई में करता है, तो वो संस्था भी उसी दिशा में जाएगी। अगर नेता ऐसा है जो पावर का मिसयूज करता है ना, उसका चरित्र सही नहीं है और उसको जब पावर मिलेगी तो वो पावर का दुरुपयोग करेगा, तो वो संस्था भी उसी तरफ आगे बढ़ेगी। तो इस तरह का सिमिलर ये दो सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको इस तरह से टॉपिक्स का इंटरलिंकिंग भी करना है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पे एनालिसिस किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, प्रैक्टिस किया है, तो वो डेफिनेटली आपको टॉपिक लिखने में यूपीएससी में हेल्प करेगी, डायमेंशन बनाने में हेल्प करेगी, कोटेशन के साथ हेल्प करेगी, आपको अच्छी भाषा और अच्छे आर्ग्यूमेंट और विश्लेषण करने में भी मदद करेगी, और आगे से आगे आपको कंटेंट प्रिपेयर करने में भी एक दिशा देगी। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आए कि ऑल आइडिया हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल, तो इसमें सिंप्लिसिटी की बात है कि तो ऐसे आइडिया जिनका परिणाम काफी व्यापक रहे हो, लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज रहे हो, वो सिंपल ही रहे हैं ना। इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ऑलवेज, हमेशा, कि हमेशा ये चीज होती है या फिर नहीं होती, आपको इसका भी परीक्षण करके इसका एंटीथेसिस तो लिखना ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी की बात हो रही है कि जो महत्वपूर्ण चीजें होती है हमारे जीवन में वो हमेशा सिंपल ही होती है, चाहे वो आइडिया के स्तर पे बात हो या फिर जीवन को सुख देने वाली बात हो, है ना। फ्यूचर में इस तरह से भी टॉपिक आ सकता है कि जो चीजें हमें सुख देती है वो हमेशा सिंपल होती है। तो सिंप्लिसिटी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको मिल गया जिसको आपको प्रिपेयर करना है कि चाहे वो आइडिया के स्तर पे हो तो सिंपल आइडिया ही ने ही व्यापक परिणाम पैदा किए हैं, और अगर चाहे वो हैप्पीनेस की बात हो तो वहां भी सिंप्लिसिटी का महत्व है ना। चाहे वो कला के स्तर पे बात हो तो वहां भी सिंप्लिसिटी का महत्व है, चाहे वो प्रबंधन के स्तर पे बात हो तो वहां भी सिंप्लिसिटी का महत्व है। तो जीवन में काफी क्षेत्रों में सिंप्लिसिटी का महत्व है। इसी तरह का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का अगर टॉपिक देखें तो 2020 में यूपीएससी ने पूछा था सरलता चरम परिष्करण है ना। तो यहाँ पे भी सिंप्लिसिटी के ऊपर यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो ये कीवर्ड फिर से आया है और आगे भी आ सकता है। यहाँ पे चरम परिष्करण से जोड़ के पूछा है, यहाँ कल वाले जो पेपर आया उसमें व्यापक परिणाम को आधार बना के पूछा है, और भविष्य में भी सिंप्लिसिटी का, जैसे मैंने आपको बताया कि हैप्पीनेस है वो सिंप्लिसिटी से ही आती है, इस तरह से पूछ सकता है ना। तो ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ कला है वो हमेशा सिंपल होती है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिल गया सिंप्लिसिटी, आपको अब इसे अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल करके इसका उपयोग करना है।
तो इसमें अगर सिंप्लिसिटी की बात करें तो बहुत सारी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जैसे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, है ना, गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। तो यहाँ पे अगर ये क्या कर रहा है कि कार्य करने की प्रेरणा जगा रहा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा जगा रहा है, जीवन में कुछ जोखिम लेने की या फिर नया कुछ नवाचार करने की प्रेरणा एक तरह से जगा रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें कह रहा है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ बीइंग रोंग यानी कि आप असफल भी हो सकते हो जो आप कर रहे हो, आप गलत भी हो सकते हो, लेकिन नहीं करने से ज्यादा बेहतर ही रहेगा वो। आप बेशक उसमें असफल हो जाओ लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ अनुभव तो मिलेंगे, है ना, कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा तो होगा। तो ये इसलिए ये इस चीज की प्रेरणा जगा रहा है कि आप कुछ ना कुछ करें, जो आपको ठीक लगता है आप करें, बेशक आप आगे जाके गलत साबित हो, बेशक आप उस चीज में सफल ना हो, लेकिन फिर भी करने की कीमत है वो कुछ न करने की कीमत से कम ही रहेगी। इसी तरह के यूपीएससी ने टॉपिक पहले भी पूछे हैं, जैसे 2023 में ही पूछा था टॉपिक कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, है ना, कि जो भटक रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो गुम नहीं हुए हैं, है ना, जो कुछ नहीं कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन में ही है वो ही है वास्तव में जो गुम हो गए हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर आइडियाज या फिर सिमिलर इन दोनों का एक तरह से मर्म है, जो कोर आइडिया है वो दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ समानता रखता है। इसी तरह का एक और टॉपिक यूपीएससी ने पूछा था 2022 में, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है ना। तो जहाज बंदरगाह सुरक्षित, है ना, कि जहाज है वो बंदरगाह पे सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। तो जहाज है वो बंदरगाह में रहेगा तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, लेकिन जहाज इसके लिए नहीं बना होता। यहाँ पे भी यही सारी बात है कि गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है, कि आप बेशक गलत साबित हो जाएं, बेशक आप कहीं ना कहीं असफल हो जाएं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो ज्यादा नुकसानदायक है, वो ज्यादा गलत है ना। बेशक बंदरगाह से निकले जहाज और वो तूफानों में फंस जाए या डूब जाए, है ना, लेकिन जहाज काम ही यही है कि वो समुद्र में जाए, पूरे समुद्र की यात्राएं करे, तूफानों को झेले और उन पर विजय प्राप्त करे, और अपने सुरक्षित यानी कि बंदरगाह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ ना कुछ एक्शन ले। तो इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर टॉपिक से समझा कि कैसे यूपीएससी पिछले पेपरों से इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं उसका जो कोर आइडिया है टॉपिक पूछने का, निबंध पूछने का, या फिर वो क्या डिमांड करता है लिखने वालों से, वो आइडिया कोर आइडिया कहीं सेम ही है हर बार, उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होता, टॉपिक बदल जाता है लेकिन उसकी सेंस या फिर उसकी कोर चीज सेम ही रहती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना, उनके ऊपर मंथन करना, उसके ऊपर एक स्टेप आगे बढ़ के सोचना कि अब इसके ऊपर और क्या टॉपिक बन सकता है, इसको कैसे और फेरबदल किया जा सकता है, उस तरह का कोई सिमिलर टॉपिक या कोटेशन आप पढ़ते हो तो उसके ऊपर मंथन करना, उसके ऊपर लिखने की प्रैक्टिस करना, ये आपको करना है। अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर की एक अच्छी इन डेप्थ स्टडी कर लोगे, एनालिसिस कर लोगे, उसके ऊपर बार बार जाते रहोगे, तो आपको उस एग्जाम की नब्ज पकड़ में आ जाएगी और फिर वो एग्जाम आपके लिए एक केक वॉक की तरह हो जाएगा। तो यही आज की हमारी इस डिस्कशन का उद्देश्य था कि आपको इस पेपर के माध्यम से प्रीवियस ईयर पेपर का महत्व समझाया जाए।